नमस्कार, स्वागत है अगले क्लास में। हम लोग पीवाईक्यू का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे। अभी जो है हमने 2022 के पेपर को सॉल्व कर रहे हैं। इसके बाद 2021 का और सभी को एक बार रिवीजन कर लेंगे। ठीक है, दोबारा हम देख लेंगे, हमारा जो है कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो पीवाईक्यू सॉल्व करना बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट, क्योंकि इससे हमारा जो है रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, और हमारा जो भी कॉन्सेप्ट है वो भी रिवीजन हो जाएगा। जो भी आप जो है बनाए हैं नोट्स, उसको आप एक बार देखिएगा, और साथ में यहाँ पर पीवाईक्यू के जो भी सीजीपीएफ में आया हुआ क्वेश्चन है उससे आप जो है मिलान करके उसको समझना है किस प्रकार सवाल बन रहा है। पीवाईक्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसको आप जल्दी से सॉल्व कीजिए और समझिए। पहले देखिए, आपको सबसे पहले हमें सामान्य ज्ञान में जहाँ जहाँ से क्वेश्चन पूछा है उसको पहले ध्यान देना है। पहला सवाल है, हिंदू कैलेंडर की निम्नलिखित में से किस माह के पूर्णिमा को इस राज्य में प्रतिवर्ष, मतलब छत्तीसगढ़ राज्य में प्रतिवर्ष छेरछेरा पुन्नी त्योहार मनाया जाता है? तो छेरछेरा कब मनाते हैं? तो पौष माह में, याद है आपको? ठीक है, पौष माह में क्या मानते हैं? छेरछेरा त्योहार मनाते हैं। पौष के जो है माह की पूर्णिमा को मनाया जाता है। ठीक है, जैसे सर्दियों में, मतलब कटाई के मौसम में इसको मनाते हैं, जो घर घर जाकर मांगते हैं दान के रूप में चावल या मांगते हैं उसको, तो उसी को जो है बोला जाता है। आगे देखो, राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं? तो ये देखो आसान क्वेश्चन है। राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं? उपराष्ट्रपति। ठीक है, राज्यसभा के उपराष्ट्रपति होते हैं। और ये जो होते हैं, इनका मतलब जैसे ये इनका पदेन सभापति होते हैं। उपराष्ट्रपति जो होते हैं पदेन सभापति होते हैं। ठीक है, यहाँ पर कौन? उपराष्ट्रपति। ठीक है, ये तो जान जाओगे। आगे देखो, किसी भी वर्ष में सकल घरेलू उत्पाद, ठीक है, जीडीपी बोला जाता है, ठीक है, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट बोला जाता है, के मूल्यों में शामिल होती है। जीडीपी जानते हैं, सकल घरेलू उत्पाद बोलते हैं। जो जीडीपी होता है, हमारे जैसे कोई भी देश होता है उसका जो उत्पाद होते हैं वो वस्तुएं हो गए, अंतिम उत्पाद की जो वस्तुएं हो गए, और सेवाएं होते हैं, उसको बोला जाता है। सभी वस्तु सभी सेवाएं नहीं, यहाँ पर बोलते हैं, जो बोलते हैं सभी अंतिम वस्तुएं और सेवाएं, इसको बोला जाता है क्या? जीडीपी। ठीक है, जीडीपी बोला जाता है। तो यहाँ पर जीडीपी आपको समझ में आया, अंतिम वस्तुएं और जो है सेवाएं को मौद्रिक मूल्यों में नापते हैं इसके माध्यम से। ठीक है, तो यहाँ पर आपको समझना है इस प्रकार से। आगे देखो, भारत का सबसे प्राचीन पर्वत कौन सा है? इसके बारे में पढ़े हो आप? कौन सा? आरावली पर्वत। ठीक है, आरावली पर्वत जो है ये क्या है? सबसे प्राचीन पर्वत है। नवीन वलित में हिमालय आ जाता है। ठीक है, तो भारत की सबसे प्राचीन जो है पर्वत श्रृंखला, विश्व की सबसे जो है पुरानी, यहाँ पर बोलेंगे, जो कि लगभग ये आप देखेंगे लगभग 667 मिलियन वर्ष हम पहले हम इसको मान सकते हैं, या फिर ये पूछा नहीं जाता है। ठीक है, तो जैसे हरियाणा और दिल्ली से लगा हुआ है, लगभग 800 किलोमीटर तक ये फैला हुआ है अरावली पर्वत। ठीक है, हिमालय क्या है? इसको हिमालय को बोलते हैं नवीन वलित पर्वत। ठीक है, यहाँ पर नीलगिरी पर्वत क्या है? ये जो है भारत के दक्षिण भाग में जो है स्थित है, जो कि दोनों क्षेत्रों को मिलाती है यहाँ पर। ठीक है, नीलगिरी। विंध्य पर्वत है, ये भारत की जो है मध्य में भाग है, ये पर्वत श्रृंखला है। ठीक है, इस प्रकार समझ में आ गया। ये आपका जो है विंध्य मध्य में पाया जाता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। जन सन 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात, इसके बारे में इससे पहले वाले सवाल में भी पढ़े थे हमने, जो 2022 का सॉल्व कर रहे थे पटवारी का, उसमें भी था। उसमें पूछा था कि जनगणना बताइए लिंगानुपात, उसी प्रकार से था। ठीक है, तो भारत के लिंगानुपात 2011 के अनुसार जो 1000 पुरुषों पर थी, 943 943 जो है महिलाएं थी। ठीक है, महिलाएं। तो इससे क्या स्पष्ट होता है? इससे स्पष्ट होता है यहाँ पर, देखिए 240 के आसपास यहाँ पर। ठीक है, इसके निकट है 943 यहाँ पर। ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन बना हुआ है। आगे देखो, भारत के प्रथम लोकसभा चुनाव में निरक्षरता से उत्पन्न समस्या के समाधान में कौन सा नवाचार किया? तो यहाँ पर क्या होगा? प्रत्येक दल के लिए अलग पेटी रखी गई, प्रत्येक प्रत्याशी के लिए अलग चुनाव चिन्ह और पेटी रखी गई, जनता को मतदान करने का प्रशिक्षण दिया गया, जनता को साक्षर तो होगा ही नहीं। ठीक है, तो ये भी क्या है? ये गलत है, पहला वाला गलत है, क्योंकि जो व्यवस्था
था उस समय, तो दल आधारित नहीं था ऐसा, मतलब उम्मीदवार आधारित था। जो उम्मीदवार था, उम्मीदवार आधारित, यहाँ तो दल दिया है, ये दल, ये जो है गलत हो जाएगा, उम्मीदवार आधारित था। ठीक है, उम्मीदवार आधारित। आगे है प्रत्येक प्रत्याशी के लिए अलग अलग चुनाव जो है चिन्ह रखा गया था। तो ये सही नवाचार है, क्योंकि प्रत्येक उम्मीदवार को एक विशिष्ट चुनाव, जैसे कांग्रेस के लिए दो बैलों की जोड़ी, इस प्रकार जो है बांटे थे उसमें। तो यहाँ पर मतपेटी जो है निरक्षर निरक्षर मतदाता को आसानी से जो है कोई भी चीज़ें पसंद करना, उसे वोट देना आसान हो गया था। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये प्रत्येक प्रत्याशी के लिए अलग से चुनाव। ठीक है, आगे देखो, जनता को मतदान करने का प्रशिक्षण दिया गया। तो ऐसा नहीं है, जो है इससे जो है ये प्रक्रिया, इसको जो है ये नहीं रखा गया, सरल बनाया गया, प्रक्रिया को आसान बनाया गया, सबको चिन्हों को रखकर जनता को साक्षर करने की व्यवस्था की गई। तो ये जो है ये मतलब एक लंबा एक दीर्घकालिक लक्ष्य था ये, वहाँ पर ये कारण नहीं था। ठीक है, इस प्रकार से आगे देखेंगे। मौलिक अधिकार से देखो क्वेश्चन आया हुआ है, हमेशा आता है ये। भारत में मौलिक अधिकारों का संरक्षक होते हैं कौन? सरकार होता है, संसद होता है, मंत्रिमंडल होता है। तो यहाँ पर आपका न्यायपालिका होता है। समझे, रीट जारी करते हैं उसके बारे में पढ़ना है। ठीक है, सरकार जानते हो सरकार क्या करता है, सरकार क्या कर सकते हैं, ये मौलिक अधिकारों का उल्लंघन कर सकती है। क्या कर सकती है, ये कर सकती है अधिकारों का उल्लंघन। सरकार जो है मौलिक अधिकारों का उल्लंघन कर सकती है। ठीक है, संसद क्या करेगा, संसद जो है कानून बनाती है, लेकिन न्यायपालिका जो है उस कानून को क्या करेगी, देख रेख करेगी, उसका अवलोकन समीक्षा करेगी यहाँ पर। ठीक है, मंत्रिमंडल, मंत्रिमंडल सरकार का ही एक हिस्सा होता है यहाँ पर। ठीक है, न्यायपालिका, न्यायपालिका में आपको जो है सर्वोच्च उच्च न्याय जो है होते हैं, जो कि मौलिक अधिकारों का संरक्षक माना जाता है। जो व्यक्ति इसमें व्यक्ति जो है अनुच्छेद आर्टिकल 32 आर्टिकल 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा जो है खटखटा सकता है मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होने पर। ठीक है, आगे देखते हैं। एक प्राचीन सभ्यता वाला देश जिसे सुकरात और प्लेटो ने महान दार्शनिक दुनिया को दिए, तो ये था कौन? फ्रांस नहीं था यहाँ पर, पुर्तगाल भी नहीं, तो यहाँ पर इजिप्ट भी नहीं, तो यहाँ पर राइट आंसर ग्रीस हो जाता है। ठीक है, ग्रीस, ग्रीस यहाँ पर कौन, यूनान बोलेंगे इसको। ठीक है, यूनान। तो ग्रीस जो है सुकरात और प्लेटो के दो प्रसिद्ध यूनानी दार्शनिक थे। सुकरात और प्लेटो, ये जो थे, ये यूनानी दार्शनिक थे। इनका विचार आज भी समाज को जो है हमें प्रभावित करता है। ठीक है, अगर हम फ्रांस की बात करें, फ्रांस और पुर्तगाल और इजिप्ट, जिसे मिस्र कहा जाता है इसी को, ठीक है, इजिप्ट को ही मिस्र कहा जाता है। ये देश मतलब ये देश मतलब महान दार्शनिक है इसके अंदर, लेकिन ये इतिहास के लिए जाना जाता है। लेकिन सुकरात और जो है प्लेटो जो है, ये ग्रीक सभ्यता के लिए जाना जाता है। ठीक, ग्रीक संबंधित है इनसे। ठीक है, इस प्रकार से आपको याद होना चाहिए सभ्यता के बारे में, ग्रीक सभ्यता क्या था, इस प्रकार से। ठीक है, आगे देखो, सन 1942 में इसको तो कौन सा आंदोलन चलाया था, तो भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर ऐसे हो जाता है। असहयोग आंदोलन की बात करें तो 1920 में शुरू हुआ था गांधी जी द्वारा यहाँ पर, नहीं असहयोग। ठीक है, आगे है सविनय अवज्ञा आंदोलन, ये जो शुरुआत होता 1930 में हुआ था, क्रम से जमाने के लिए आता है। इसी को जो है सविनय अवज्ञा को जो है नमक सत्याग्रह के साथ शुरू किया गया था। इसी को नमक सत्याग्रह के साथ शुरू किया गया था। ठीक है, सबको याद रखना है। आगे देखो, सत्याग्रह आंदोलन, सत्याग्रह जानते हो, गांधी जी द्वारा दर्शन का एक मत तरीका था, कोई एक आंदोलन नहीं था, सत्याग्रह आंदोलन था यहाँ पर बस। सत्याग्रह एक कोई स्पेशल आंदोलन नहीं था, गांधी जी का एक तरीका था देखने का, इस प्रकार से। आगे देखो, 1857 की क्रांति, यहाँ से क्वेश्चन देखो बना हुआ है। और इधर इधर जो भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन आपको जो है महात्मा गांधी द्वारा जो है ब्रिटिश शासन को, मतलब ब्रिटिश शासन से जो है स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए इन्होंने 8 अगस्त 1942, सवाल बन सकता है ये कब शुरू हुआ था, तो 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन या अंग्रेज आंदोलन जो है, सॉरी अगस्त आंदोलन इसको बोला जाता है। क्या बोलता है, अगस्त आंदोलन भी बोला जाता है, इसको भी याद रखना। अगस्त आंदोलन किसे कहते हैं, तो भारत छोड़ो आंदोलन को ही अगस्त आंदोलन कहा जाता है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। आगे देखो यहाँ पर 1857 की क्रांति, ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बार बार पूछा जाता है।
तो हम इसके बारे में ऑलरेडी पढ़े हैं। देखो यहाँ पर पहले दिया है 10 मई 1857 को। ये जो है मतलब जब मेरठ में जो कारण था 1857 का विद्रोह कारण, तो ये जो है वास्तविक मतलब तिथि माना जाता है। ठीक है, तो ये मैं मानूंगा कि यहाँ पर शुरू हुआ, इसको मैं शुरू हुआ मानेंगे। यहाँ पर बोल रहा है क्रांति की निर्धारित तिथि जो है किया गया था, निर्धारित किया गया था, तो वो किया गया था आपका 31 तक। ये 31 यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है। ऐसा क्यों है? तो देखो यह तारीख जो है पूरे भारत में जो क्रांति हुआ 1857 की क्रांति, इसी को जो है माना जाता है निर्धारित तिथि। ठीक है, क्रांतिकारियों ने इस तारीख को विद्रोह शुरू करने का फैसला किया था। ठीक है, इस दिन विद्रोह शुरू करने का फैसला किया। ठीक है, ये दिन फैसला हुआ, और ये जो है वास्तविक तिथि जो माना जाता है वो 10 मई 1857 को, जब मेरठ में हुआ था। ठीक है, मेरठ में यहाँ पर इसको लिख लो, याद रख लो। मेरठ में जो है तात्कालिक कारण जो था वो कारतूस वाला, वही 1857 मेरठ में यहाँ पर शुरू हुआ था। बाकी 31 मई 1857 को जो है क्रांतिकारियों ने इस दिन विद्रोह किया था। 1 मई 1857 का ये जो है मुख्य जो है विद्रोह से पहले मतलब जैसे 2 मई को लखनऊ में जो घटना हुआ था, उसी घटना पर आधारित था ये। ठीक है, 25 मई जो था, ये शुरुआत हुआ था, जैसे कोई मतलब नहीं था, इसके तहत जो है कोई इससे संबंधित नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर ये वाला हो जाता है। क्लियर है? आगे बढ़ें। अब देखो यहाँ पर विज्ञान आ जाता है, हमने इतना पढ़ा। अब विज्ञान के बारे में, साइंस के बारे में थोड़ा सा पढ़ लो आप यहाँ पर। ठीक है, साइंस का जो है व्यापम में कैसे कैसे सवाल बनाता है उसको देख लो यहाँ पर। पहले देखो बहुलक के बारे में आपने पढ़ा हो, केमिस्ट्री जो बहुलक होता है उसके बारे में। यहाँ पर थर्मोप्लास्टिक नहीं है, पूछ रहा है बहुलक में से कौन सा थर्मोप्लास्टिक नहीं है। तो थर्मोप्लास्टिक जो है एक क्या है, यहाँ पर जैसे देखेंगे टेफ्लॉन के बारे में लिखा है। टेफ्लॉन हो गया, पॉलीथीन हो गया, ठीक है, पॉलीविनाइल क्लोराइड हो गया, पीवीसी बोलते हैं इसको। ठीक है, और यहाँ पर बैकेलाइट। तो यहाँ पर आपका जो है बैकेलाइट यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है। तो बैकेलाइट एक क्या है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। क्या है? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होते हैं, मतलब एक बार गर्म करने करने पर क्या हो जाता है फिर, इसमें क्या होता है बैकलाइट में, ये जो होता है एक बार अगर हम थर्मोप्लास्टिक देखो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक क्या होता है, ये जो है दिया हुआ है यहाँ पर, ये जो होता है एक बार अगर हम गर्म करते हैं, गर्म करके उसको ढाल देते हैं, तो उसके बाद वो कठोर हो जाता है। ठीक है, स्थायी रूप से कठोर हो जाता है। फिर उसको जो है अगर दोबारा गर्म करते हैं तो नरम या फिर जो पिघलता है या विकृति नहीं होता है उसके बाद। ठीक है, बेकेलाइट। बाकी अगर हम टेफ्लॉन, पॉलीथीन और पॉलीविनाइल क्लोराइड की बात करें, तो ये है थर्मोप्लास्टिक का उदाहरण है, थर्मोप्लास्टिक। और ये क्या है, थर्मोसेटिंग में यहाँ पर लिख देता हूँ। ठीक है, इसको याद रखो, थर्मोसेटिंग, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक हो गया। ठीक है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक हो गया, ये थर्मोप्लास्टिक नहीं है ना, ये थर्मोप्लास्टिक नहीं है ये वाला। बाकी टेफ्लॉन है, पॉलीथीन, पॉलीविनाइल क्लोराइड है, ये जो है थर्मोप्लास्टिक का उदाहरण है। थर्मोप्लास्टिक क्या होता है, ऐसे बहुलक होते हैं जिन्हें बार बार गर्म करके नरम किया जा सकता है और ठंडा करके कठोर बनाया जा सकता है, जिससे जो है उनको अलग अलग आकार देना आसान हो जाता है। तो थर्मोप्लास्टिक का समझ गए कि इसको हम गर्म करेंगे, ठीक है, ठंडा भी कर सकते हैं। गरम ठंडा दोनों करके हम क्या करते हैं, आकार बदल देते हैं इसका, लोहे को पिघलाकर आकार बदल देते हैं। उसी वाला यहाँ पर याद रखो, आकार बदल देते हैं यहाँ पर। ठीक है, इस प्रकार से। तो गरम करके फिर ठंडा करोगे तो कठोर हो जाएगा, फिर गरम करोगे तो है आ, गरम करोगे तो नया आकार बना सकते हो, इस प्रकार से। समझे? ये तीन चीज़ें आपको समझ में आ गया दिमाग में। ये तीन चीज़ें जो है ये इसको बोला जाता है थर्मोप्लास्टिक, जो कि नाम से ही स्पष्ट है। ठीक है, इस प्रकार से जैसे प्लास्टिक को पिघलाकर फिर से बना सकते हैं और फिर से ठंडा करके फिर से गर्म कर से ऐसे जो है बना सकते हैं। लेकिन बैकेलाइट को ऐसा नहीं कर सकते। बैकेलाइट जो होता है एक बार अगर कोई गर्म किए, ठीक है, गर्म करने के बाद नरम कर देंगे, ठीक है, जैसे भी नरम करना है, और ठंडा करके कठोर बना सकते हैं इसको। ठीक है, लेकिन उसके बाद नया आकार देना जो है यहाँ पर टेफ्लॉन में आसान होता है, इसमें नहीं होता है। ठीक है, इसमें नहीं होता है, कहने का मतलब दोबारा गर्म करने पर इसको नरम या फिर इसको जो है नहीं पिघला सकते यहाँ पर बैकलाइट को। ठीक है, समझ में आ गया? एक बार आगे बढ़ते हैं।
आगे देखो, चुंबकीय क्षेत्र के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। देखो, पहला है चुंबकीय क्षेत्र रेखा एक सतत बंद वक्र बनाती है, तो ये तो ऐसा सुने ही नहीं है यहाँ पर। पहले और देख रहे ऑप्शन दिया हुआ है। आगे देखते हैं, चुंबकीय क्षेत्र यहाँ पर नहीं होगा, ये नहीं होगा, यहाँ चुंबकीय बाहर क्षेत्र दक्षिण, ये देखो ये राइट आंसर होगा। चुंबक को जब भी हम लटकाते हैं तो एक उत्तर दक्षिण ध्रुव में होता है ना, दक्षिण उत्तर ध्रुव में, तो ये आपका जो है यहाँ पर बोल रहा है कि सही कथन नहीं है, तो यही वाला आपका जो है सही कथन नहीं है। कैसे, तो देखिए ये तो सही हो जाएगा कि देखिए पहला जो दिया है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं सतत बंद होकर बनाती है, तो ये जो है हमेशा बंद लूप में होती है, बंद हमेशा बंद लूप में होता है, तो ये सही है। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र में एक दूसरे को काटती नहीं है, तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं है, बिल्कुल सही है वाला। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र जैसा वक्र किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा की दिशा में उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र होता है, बिल्कुल। ये जो है बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु के चुंबकीय क्षेत्र को दिशा बताती है, तो बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर राइट आंसर ए वाला हो जाता है। ये कैसे है, ये कथन सही नहीं है। चुंबक के बाहर चुंबकीय क्षेत्र जो रेखाएं होती है उत्तर से दक्षिण, यहाँ पर देखो दक्षिण से उत्तर लिख दिया है, जबकि उत्तर से, उत्तर ध्रुव से, उत्तर से दक्षिण ध्रुव की ओर होती है, दक्षिण ध्रुव की ओर होती है इस प्रकार से। ठीक है, तो चुंबक के अंदर जो रेखाएं होती है दक्षिणी ध्रुव से उत्तर की ओर होती है, लेकिन ये बंद लूप में होता है। लेकिन अगर हम चुंबक को लटकाएंगे तो पहले उत्तर आएगा फिर दक्षिण आएगा, उत्तर और दक्षिण इस प्रकार से रहता है। ठीक है, इसी बस यही पर यहाँ पर गलती था। क्लियर है, भौतिक में ही होता है। आगे देखो यहाँ पर सल्फर एट के यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, सल्फर एट देखो, इसका 16 ग्राम ठोस सल्फर को अणुओं की सही संख्या बताइए यहाँ पर। जैसे इसको मोल ज्ञात करना, सल्फर का परमाणु द्रव्यमान क्या होता है 32। ठीक है, इसका 16 दूनी 32, यहाँ पे 32 जी मोल होता है ये। ठीक है, और ये जो 8 हो गया, 8 जो है 8 अणु के सल्फर होते हैं, 8 परमाणु इसके अंतर्गत दिया गया है। तो 8 मोलर द्रव्यमान हमें निकालना है, तो कहने का मतलब MS8 हो गया, मोलकल 8 गुणे और यहाँ पर 32 का गुणा कर दो, तो ये हो जाता है आपका 256, 256। ठीक है, तो 256 जी मोल हो जाता है ये। ठीक है, दी जी मोल हो जाता है। अब बोलता है कि ये AS8 है, इसमें मोलों की संख्या ज्ञात कीजिए, तो हम जानते हैं कि इसका द्रव्यमान M हो जाएगा, M द्रव्यमान M 16 G। ठीक है, तो फॉर्मूला तो पढ़े होंगे शायद, N बराबर M बटे MS8 होता है इसको। ठीक है, ये बाकी मान रख दो ऊपर में, 16/256 बराबर 1/16 हो जाएगा मोल ये। ठीक है, इस प्रकार से बाकी अणुओं की संख्या निकालोगे तो यहाँ पर आपका N अवगाद्रो का नियम यहाँ पर लगाना पड़ेगा। अवगाद्रो का नियम जो कि क्या किसके बराबर होता है, तो अवगाड्रो का नियम जो होता है N बराबर होता है 6.022 इंटू 10 के पावर 23 होता है। ठीक है, पर मोल पर होता है अवगाड्रो का। फॉर्मूला क्या होता है, N बराबर N इंटू NA ऐसे। ठीक है, सिंपल। तो 1/16 को इससे गुणा कर दो, आ जाएगा आंसर हमारा। ठीक है, तो 1/16 गुणा किए तो यहाँ पर लगभग लास्ट का देखो 6 है, और यहाँ पर 2 ऐसे। ठीक है, 6 और 2, 10 23 तो हमेशा रहेगा सब में, 10 23 से देखो ये तो कट जाएगा, 10 23 यहाँ पर रहेगा। तो यहाँ पर देखो 6 2 है, यहाँ पर 16 है, मतलब 8, तो ये वाला आपका राइट आंसर हो जाता है यहाँ पर। ठीक है, कैसे होगा, देखो सिंपल है। यहाँ पर सबसे पहले N बराबर दिया हुआ है तो 1/16 लिखोगे, यहाँ पर गुणे 6 दशमलव अवगाड्रो का नियम 022 इंटू 10 to the power 23 होता है। ठीक है, अब देखो इसको हम इसके साथ कैलकुलेशन कर देंगे दशमलव, या फिर जीरो लगा दो नीचे 3 थे, ऐसे भी करके हम यहाँ पर ला सकते हैं। जितना 0 दशमलव ये आ जाएगा आपका यहाँ पर 3 और 376 हो जाएगा, 376 गुणे में 10 के पावर 23 ऐसे। ठीक है, यही आपका राइट आंसर हो जाता है यहाँ पर। तो 376 एक ही में, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए वाला राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, मोल अवोगाड्रो का नियम ये सब याद रखना आप। ठीक है, अभी नहीं, अभी आपको बस देखना है यहाँ पर, क्योंकि ज़्यादा के चक्कर में रहोगे तो कुछ नहीं मिलेगा। जो चीज़ पढ़ लिए हो उसी को रिवीजन करो बार बार। एक विशिष्ट न्यूरॉन में आरोपण की दिशा डैश होती है। देखो, अगर हम न्यूरॉन की बात करें, न्यूरॉन आवेग जो होता है किस प्रकार से होता है, तो यहाँ पर दिया है अक्ष तंतु के डेंड्रोन डेंड्रोन। तो एक
जैसे हम तंत्रिका तंत्र के बारे में पढ़ते हैं, तंत्रिका, तो तंत्रिका मतलब एक स्पेशल न्यूरॉन में तंत्रिका होता है, उसको हम डेड्रॉन या फिर डेड्राडाइट बोलते हैं, डेड्रॉन बोलते हैं इसको। ठीक है, जैसे शरीर में एक्सॉन, इसी को अक्षतंतु बोलते हैं, एक्सॉन बोलते हैं इसको। ठीक है, तो ये एक दूसरे में फैला रहता है, संचारित रहता है। तो हम यहाँ पर जो है आंसर होगा वो आपका हो जाएगा कौन, यहाँ पर डेड्रॉन अक्षतंतु, दोनों से, डेड्रॉन से अक्षतंतु यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, इस प्रकार से डेड्रॉन से अक्षतंतु होगा। क्लियर है यहाँ पर। आगे देखो, यहाँ पर ये देखो मेंडल के मटर वाला आ गया। ठीक है, टी देखो ये लंबा पौधा है लंबाई के लिए, और यहाँ पर टी बौनेपन के लिए है। मेंडलवाद के अनुसार मटर के लंबे पौधे का जीनोटाइप, जीनोटाइप यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर पूछा जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे जीनोटाइप, जैसे होमोजीनस होता है, हेट्रोजीनस होता है, इसको हम यहाँ पर पूछ रहे हैं। तो पहले देखो मेंडल के नियम पढ़े हो, जैसे टी टी हो गए, ये है, ये क्या है, जीनोटाइप, समयुग्मी बोलते हैं इसको, लंबा पौधा है। क्या है ये, लंबा पौधा है, बड़ा बड़ा जो कैपिटल है। और एक होता है जो टी और इसके साथ स्मॉल टी, इसको बोलते हैं जीनोटाइप। मतलब देखो यहीं पर ये देखो, ये लंबा पौधा हो गया, ये जब का, ये नहीं, ये जो होता है, इसको मैं क्रम से आधार बताता हूँ ऑप्शन को। ये जो होता है इसको बोलते हैं हम, जो है केवल बौना पौधा है इसमें, केवल बौना है इसमें। ठीक है, बौना पौधा हो गया। ठीक है, ये देखो यहाँ पर या टीटी या फिर टीटी, इसका मतलब समझ गए। यहाँ पर इसका मतलब समझो कि ये होता है जीनोटाइप विषम युग्मी, हम बोलेंगे इसको। ये सम युग्मी है, समान है ना, इसमें सम युग्मी है, ये भी जो है सम युग्मी है, समान है, सम युग्मी यहाँ पर बोलेंगे इसमें। सम युग्म मतलब एक साथ, मतलब एक साथ है, इसको विषम युग्मी बोलेंगे क्योंकि एक लंबा है और एक बौना है। ठीक है, तो इसको जीनोटाइप यहाँ बोलेंगे, जीनोटाइप विषम युग्मी। ठीक है, विषम युग में इसमें मिला हुआ है ऐसे। तो यहाँ पर देखिए इसमें बौने पौधे हैं, तो लंबा पौधा या तो इस प्रकार से लंबा लंबा होगा, या फिर जो है लंबा नहीं होगा तो जीनोटाइप का होगा, इस टाइप से होगा। तो सी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाता है, क्योंकि मेंडल के आनुवंशिक नियम के अनुसार लंबा गुण टी के लिए होता है, और जो है बौना गुण जो है छोटे के लिए होता है, और यही डोमिनेंट होता है, इन पर प्रभावी बनता है। तो एक जो होता है जीनोटाइप जो लंबा लंबा है, इसमें जो है होमोजीनस होता है, इसके अंतर्गत होमोजीनस होता है, और इसमें जो है ये छोटा वाला इसमें हेट्रोजीनस होता है। तो या तो ये होगा या तो ये होगा, तो इसीलिए यहाँ पर सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है। क्लियर है, इसको एक बार देख लेना आप अच्छे से। एक आदर्श एमीटर का प्रतिरोध कितना होता है। देखो यहाँ पर लिखा अनंत लिखा है, 0 ओम लिखा है, ठीक है, 5 ओम लिखा है। तो एक आदर्श एमीटर का प्रतिरोध जो होता है वो 0 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि एमीटर के परिपथ में जो सीरीज होता है उसमें कोई प्रतिरोध नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो होता है ये क्या हो जाएगा, 0 यहाँ पर। तो यहाँ पर 0 ओम होगा राइट आंसर। ठीक है, 0 ओम यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, आगे देखो, उत्तल लेंस फोकस पर एक वास्तविक बिंदु आकार की छवि बनाता है, वस्तु को डैश रखा जाता है। तो वस्तु को कहाँ रखते हैं, सिंपल आपने खींचा होगा यहाँ पर, ये जो है उत्तल बोल रहा है यहाँ पर। ठीक है, ये आपको उत्तल हो जाता है, इस प्रकार से टकराता है। फिर अभी देखो यहाँ पर इस प्रकार से नहीं बनेगा, इधर रहेगा ये वस्तु। तो वस्तु से टकराता है तो फोकस कहाँ बनाएगा, अनंत पर बनाएगा यहाँ पर, जानता है नहीं, नीचे अनंत पर जाएगा ये, तो अनंत पर बनेगा, 2 यहाँ पर नहीं बनेगा, फोकस अनंत पर, सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाता है। फोकस पर क्या होता है, जैसे जब वस्तु को फोकस पर रखा जाता है तो प्रतिबिंब अनंत पर बनता है, जो वास्तविक जो है उल्टा और अत्यधिक जो है यहाँ पर आकार में बड़ा हो जाता है फोकस पर अगर हम रखेंगे तो। 2F और F के बीच रखेंगे, मतलब F और F 2F के बीच में रखेंगे, जैसे F व 2F के बीच में रखेंगे, तो इससे जो है प्रतिबिंब 2F के, मतलब इसके परे हो जाएगा इसका। ठीक है, इसका उल्टा मतलब बनने लगेगा, इसका उल्टा हो जाएगा ये वाला। ठीक है, इस प्रकार से अनंत पर रखेगा, इन्फिनिटी में रखेगा, तो जो है वस्तु का प्रतिबिंब फोकस पर बनता है, जो कि वास्तविक और उल्टा और अत्यधिक जो है छोटा प्रतिबिंब बनता है। ठीक है,
2f पर देखोगे, 2f पर रखोगे तो 2f बनता है, मतलब वास्तविक उल्टा, और वस्तु के समान बनेगा, ये वस्तु के समान बनेगा। अनंत में क्या होता है, छोटा बनता है। ठीक है, यहाँ पर तो राइट आंसर अनंत पर हो जाता है। क्लियर है इस प्रकार से। आगे देखो, प्रकाश संश्लेषण, एक क्वेश्चन आ चुका है, और भी देखो ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया है आपसे। ठीक, आगे देखो, प्रकाश संश्लेषण क्या है। अपचयन क्रिया है, पर परवलयिक प्रक्रिया है, उभयचर, प्रकाश रासायनिक क्रिया, तो हम इसके बारे में पढ़े हैं पहले। देखो, कैटाबॉलिक होता है पहला, अपचयक बोलते हैं इसको। कैटाबॉलिक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें बड़े अणु को छोटे अणु में तोड़ा जाता है, जैसे श्वसन हो सकता है इसके अंतर्गत, श्वसन हो जाएगा। जब प्रकाश संश्लेषण एक उपापचयी मतलब एनाबॉलिक प्रक्रिया है, जिसमें क्या होता है, सरल अणुओं को जटिल अणु बनाता है, सरल को ले जाता है किसमें, सरल को जटिल अणु से मतलब बनाए जाते हैं, सरल अणु से जटिल अणु यहाँ पर बनाते हैं इसमें। तो ये तो होगा ही नहीं अपचयन क्रिया। देखो, परवलयिक यहाँ पर देखेंगे, परवलयिक क्रिया इसको बोलते हैं पैराबोलिक बोलते हैं इंग्लिश से। तो ये जो होता है एक भौतिक शब्द है, मतलब इसको बोलते हैं, जीव विज्ञान में इसका कोई जो है उपयोग नहीं होता है। उभयचर में देखेंगे, उभयचर यहाँ पर देखेंगे, ये जो होता है उपापचय क्रिया, मेटाबॉलिक यहाँ पर जो है ये मार्ग है। इसमें जो होता है कैटाबॉलिज्म और जो है एनाबॉलिज्म दोनों शामिल होते हैं। तो एनाबॉलिक जो है जिसको उभय जो है उपापचय बोलते हैं, उपापचय को एनाबॉलिक बोलते हैं। तो ये भी नहीं होगा राइट आंसर। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण क्या है, एक रासायनिक प्रक्रिया, ये राइट आंसर हो जाता है। जैसे देखो, प्रकाश संश्लेषण प्रकाश पर निर्भर करती है, जो रासायनिक प्रक्रिया मतलब प्रतिक्रिया, एक सीरीज बनता है उनके बीच। ठीक है, तो रासायनिक प्रक्रिया होता है इसके अंतर्गत। ठीक है, ऐसा आपको जो है पढ़ना है। आगे देखो, पौधों में अवयवी श्वसन द्वारा कौन से उत्पाद प्राप्त होते हैं। तो देखो, पहले है दुग्धमल पर एनर्जी, मतलब लैक्टिक एंड, यहाँ पर देखो दूध भी है, अम्ल मतलब लैक्टिक और एसिड, और एनर्जी बोल रहा है। तो ये जो है, ये प्रक्रिया जो होती है जानवरों की मांसपेशियों की कोशिका में होती है। जब ऑक्सीजन की कमी होती है तब, पौधों में नहीं होता है ये किस में होती है, जानवरों, मतलब जानवरों की मांसपेशियां, जानवरों की मांसपेशियों में होते हैं, ये क्रिया होती है, पौधों में नहीं होता है। ठीक है, पौधा में नहीं, पौधा में यहाँ पर नहीं बनता है दुग्धाम्ल। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल प्लस ऊर्जा। देखो, कार्बन डाइऑक्साइड ये जो होता है ये एक श्वसन प्रक्रिया है। ठीक है, एरोबिक रेस्पिरेशन, इसके दौरान क्या होता है, जिसमें ऑक्सीजन का उपयोग किया जाता है, मतलब O2 का यूज किया जाता है इसके अंतर्गत। आगे देखो, इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड ऊर्जा। इथेनॉल ये जो होता है पौधे और कवक, जिसे ईस्ट कहा जाता है, इसमें श्वसन का सही उत्पाद होता है, पौधों में होता है। ठीक है, पौधों में कवक, और कवक को पौधों में यहाँ पर बोल सकते हो, पौधों व कवक में जो है श्वसन की उत्पाद क्रिया होती है। आगे है पायरुवेट। पायरुवेट मतलब क्या होता है, ये जो है एक मतलब वायवीय और अवायवीय दोनों है, इसमें वायवीय भी क्रिया होती है, अवायवीय होती है, दोनों चरण होते हैं, लेकिन अंतिम उत्पाद नहीं होता है, तो ये भी नहीं होगा, तो मतलब राइट आंसर आपका ए वाला हो जाएगा, पौधों में यही वाला होता है। ठीक है, राइट आंसर हो जाता है। पौधा तो ऑक्सीजन देता है, यूज थोड़ी करता है पौधा। ठीक है, ऑक्सीजन क्या करता है, वो देता है। ठीक है, मतलब ऑक्सीजन को देता है। ठीक है, आगे देखो, 6 कार्बन परमाणु वाला एक एल्केन का आणविक सूत्र है। तो देखो, एथेन मेथेन प्रोपेन ब्यूटेन, ठीक है, पेंटेन ऑक्टेन, जैसे शुरू से याद रखो, एथेन मेथेन प्रोपेन ब्यूटेन, ऐसे करके आप याद रखोगे उसको। ठीक है, एल्काइन का बोल रहा है, एंड एल्काइन, एल्काइन क्या होता है, एल्केन जो है यहाँ पर हाइड्रोकार्बन होता है, क्या होता है, संतृप्त, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, सुने रहो बस, संतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है, जिसमें CnH2n+2 होता है, ये फार्मूला होता है। एन जो होता है यहाँ पर, एन जो है ये कार्बन परमाणु संख्या होता है। ठीक है, यहाँ पर तो अगर यहाँ पर एल्केन की बात करें, तो एल्केन यहाँ पर जो है प्रश्न में 6 सब में दिया हुआ है, 6। ठीक है, 6 सब में है। पहला अगर फार्मूला हम इस्तेमाल करेंगे तो C6, ठीक है, अगर हम 2 के जगह यहाँ पर 6 रखेंगे तो 6 दूनी 12। ठीक है, यहाँ पर 12 मतलब 6, और ये 2, 12 2 14, 14 होना चाहिए ना, 6 दूनी 12 2 14, तो ये भी यहाँ पर नहीं हो रहा है, 14 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है जी, ये वाला आपका राइट आंसर हो जाता है।
ठीक है, ये वाला 14 नहीं आ रहा है, ये भी देखो छेद यहाँ पर अगर n रखोगे यहाँ पर, देखो यहाँ पर 2n है ना, तो 2 गुणे 6 रखोगे प्लस का 2 करोगे तो छेद 12 तो 14 आएगा, ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, मतलब ये वाला राइट आंसर होता है। लेकिन जो है ये देखो C6 और H जो है इसको हेक्सेन बोलते हैं, ठीक है, इसी को हम हेक्सेन भी बोलते हैं, ठीक है, हेक्सेन C6 है ना हेक्सेन, इसका आणविक सूत्र जो है 6 कार्बन वाला एल्केन होता है, ठीक है। और ये जो है C6 और ये देखो ये होता है, ये इसमें क्या होता है, इस फार्मूला में 2n-2 होता है, सॉरी यहाँ पर लिखता हूँ, ये देखो ये जो होता है ना इसका, ये होता है ये वाला यहाँ से बी का, ये CN2n-2 होता है, मतलब एल्काइन होता है इसका, क्या होता है, एल्काइन, ठीक है। इसका आगे देखो ये जो C6H12 है, इसका इसका क्या होता है फार्मूला, तो CnH2n होता है, इसका होता है एल्कीन होता है, एल्कीन, ठीक है। आगे देखो C6H6 ये जो होता है बेंजीन का होता है, किसका होता है, बेंजीन का आणविक सूत्र है यहाँ पर, बेंजीन, कभी भी C6H6 आएगा तो समझ जाना बेंजीन का आणविक सूत्र है ये, ठीक है, ठीक है, एरोमेटिक ये होगी यहाँ पर, तो समझ गए। पहले तो देखो C6H12 है तो एल्काइन हो जाएगा, C6H12 है तो एल्कीन हो जाएगा, और जो है C6H4 होगा तो क्या हो जाएगा, एल्केन हो जाएगा, और C6H6 रहेगा तो C6H14 बोला ना मैं, C6H14 में एल्केन हो जाता है, और C6H6 रहेगा तो बेंजीन का फार्मूला होता है, ठीक है, समझ में। तो ये सब फार्मूला को आपको जो है याद रखना है, इसके साथ ही जो है नंबर फार्मूला को साथ में यहाँ पर आणविक सूत्र को भी आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। आगे आगे देखो ये जो है ये क्या है, ये सब करंट अफेयर है, खेल है, देश विदेश की जानकारी, करंट अफेयर की जो है क्लासेस आपको जो है लाया जाएगा। आखिरकार कई सारे यूट्यूब क्लास में देख सकते हैं आप, अन्य यूट्यूब चैनल की क्लासेस में भी देख सकते हैं, जो कि बताए हैं बहुत अच्छे तरीके से उन लोगों ने, ठीक है, उसे भी देख सकते हैं। अब राज्य के बारे में आते हैं, छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध लक्ष्मण मंदिर, लक्ष्मण मंदिर जो है कहाँ, महासमुंद जिले में है, कहाँ है, महासमुंद, महासमुंद जिले में जो है सिरपुर गांव है, वहाँ महानदी के तट पर जो है स्थित है, महानदी से 90 किलोमीटर दूर पर है, ठीक है, महानदी जमनी रायपुर से जी, महानदी के तट पर स्थित है, लेकिन रायपुर से यहाँ पर, रायपुर से बात करें तो 90 किलोमीटर जो है दूर है, ठीक है, इसको बस समझ रहना। तो छत्तीसगढ़ का प्रसिद्ध लक्ष्मण मंदिर कहाँ है, तो महासमुंद जिले में है, सिरपुर गांव के जो महानदी तट पर स्थित है, सिरपुर गांव में है, सिरपुर, सिरपुर यहाँ तो लिखा हुआ है, आपका बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, सिरपुर यहाँ पर, ठीक है। तो ये जो मंदिर है ये जो है 7वीं शताब्दी में जो क्या बोलते हैं, ये मंदिर जो है 7वीं शताब्दी में कौन थे, हर्षगुप्त थे, ठीक है, हर्षगुप्त, हर्षगुप्त, हर्षगुप्त की जो पत्नी थी रानी वसाटा, ठीक है, वसाटा देवी, अपनी पत्नी पति की याद में जो है बनवाया था, जो है भारत में जो है ईंटों के सबसे बेहतरीन मंदिर में से एक माना जाता है इसको, विष्णु भगवान को समर्पित है, लक्ष्मणेश्वर रहता ना, ईश्वर रहता तो समझ ना महादेव का, लक्ष्मण मंदिर है तो ये जो है विष्णु भगवान का है, ठीक है, इसका है विष्णु भगवान को ये समर्पित है, क्लियर है, समझ में आया। आगे देखो छत्तीसगढ़ का खजुराहो किसे कहा जाता है, तो हम जानते हैं इसके प्रसिद्ध है किसे, भोरम देव को कहा जाता है, छत्तीसगढ़ का खजुराहो भोरम देव मंदिर को कहा जाता है, ये जो होता है वास्तुकला और जो है मूर्तियों के लिए जो है प्रसिद्ध है, ठीक है। सिरपुर, सिरपुर समझ गए ऐतिहासिक, कहाँ पर, लक्ष्मण मंदिर समझ गए सिरपुर में, चंद्रपुर में एक जो है चंद्रहासिनी देवी का मंदिर है, किसका, चंद्रहासिनी, ठीक है, चंद्रहासिनी देवी का मंदिर है। राजिम में छत्तीसगढ़ का प्रयाग इसे कहा जाता है, राजिम में जो है महानदी पैरी और सोंढूर, इन तीनों नदियाँ आके यहाँ पर संगम बनाती है, तो इसको जो है राजिम कहा जाता है, ठीक है, समझ में आया। आगे देखो छत्तीसगढ़ भारत की स्थापना के आधार पर कौन सा राज्य है, इसको तो हमने जानने छोड़ेंगे नहीं इसको, क्या है, 26वां क्रम, स्थापना कब हुआ था, 1 नवंबर 2000 को हुआ था, 2000 का हुआ था, इसी जो है 26वां संघ में जो है भारत संघ में इसको जोड़ा गया था। आगे देखो यहाँ पर देखो छत्तीसगढ़ के प्रथम राज्यपाल कौन है, इसको जो है याद रखना अच्छे से, कभी कभी राज्यपाल के क्रम को पूछा जाता है, ठीक है, अभी वहाँ से इस पर चले थे, यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन दिनेश नंदन सहाय जी, ठीक है। ये जो है छत्तीसगढ़ के प्रथम राज्यपाल थे, 1 नवंबर को बने थे, कब, 1 नवंबर 2000 को जो है छत्तीसगढ़ जैसे स्थापना हुआ था उसके बाद इन्होंने जो है पद संभाला था, ठीक है, कब तक इन्होंने किया, तो 1 जून 2003 तक इन्होंने जो है किया था।
उसके बाद कौन आते हैं, तो उसके बाद आते हैं डीएन, डीएन हो गया ना, उसके बाद आते हैं सिवाय के एम सेठ होते हैं, के एम सेठ आते हैं, ये 2003 से संभालते हैं 2007 तक। फिर नरसिम्हन आते हैं, ठीक है, नरसिम्हन, एस एल नरसिम्हन, ये भी जो है 2007 से 2010 तक। फिर आते हैं शेखर दत्त, इसका जो है ट्रिक आपको मैं क्लासेस के दौरान बताया था, ठीक है, अभी याद नहीं आ रहा है, ठीक है। तो ये राम नरेश यादव था, उसका बलराम दास टंडन। फिर अभी कौन है, रमन डे का है वर्तमान में, कब से है, तो 31 जुलाई से लेकर 31 जुलाई 2024 से हैं ये, ठीक है। तो 31 जुलाई 2024 से जो है रमन डे का यहाँ पर वर्तमान तक अभी है। इससे पहले कौन थे, तो विश्वभूषण हरिचंदन, उससे पहले कौन थे, अनुसुईया उइके, उससे पहले कौन थे, आनंदीबेन पटेल, और उससे पहले जो है बलराम दास टंडन थे, ठीक है। इस प्रकार से तो सभी राष्ट्रपति के नाम को थोड़ा एक बार रिवीजन मार लेना, आपने पढ़ा होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आगे देखो, चित्रकूट जलप्रपात निम्न में से कौन सी नदी पर है, तो इसको जो है बताना नहीं पड़ेगा, कहाँ पर है, बस्तर जिले में इंद्रावती नदी के तट पर स्थित है। इंद्रावती नदी के चचरे जो है ये स्थित है। इस जलप्रपात की ऊंचाई लगभग कितना है, 90 से 95 फीट है, 90 से 95 फीट इसकी ऊंचाई बोल रहे हैं। और लगभग चौड़ाई की बात करें, तो चौड़ाई जो है 300 मीटर तक चौड़ाई तक इसके मतलब है। इसीलिए जिसको भारत का क्या बोलते हैं, नियाग्रा कहा जाता है, भारत का नियाग्रा, ठीक है, इसको कहा जाता है। तो यहाँ पर जो है खास बात है, 300 मीटर इसकी चौड़ाई है, 95, 90 से 95 जो है यहाँ पर बोलते हैं। मानसून के जैसे दिन आता है उस समय जो है भारत में इसमें 300 बढ़ जाती है यहाँ पर, ठीक है। इस प्रकार से महानदी जानते हो, छत्तीसगढ़, ठीक है, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के जो है प्रमुख नदी है। हीराकुंड बांध यहीं पर है, कहाँ पर, छत्ती महानदी पर, क्या है, हीराकुंड, हीराकुंड बांध जो है। शिवनाथ नदी इसका सहायक है, शिवनाथ है, मांड है, हस्तो है, इसका है शिवनाथ। यहाँ पर देखो, शिवनाथ जो है महानदी की सबसे लंबी सहायक नदी है, ठीक है। यहाँ पर सिर और इसमें बाकी कुछ नहीं है, ठीक है। इस प्रकार से अब वह तंत्र से भी क्वेश्चन आ चुका है छत्तीसगढ़ में, ठीक है। तो ये क्लास रहा, आप सभी के लिए कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा सभी लोग, ठीक है। अगर आपको अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को एक बार शेयर कर देना बिना कहे, ठीक है। तो आप सबसे वही रिक्वेस्ट है, एंड कंटिन्यू आप जो है क्लास में बने रहिए, प्रीवियस ईयर पेपर को सॉल्व कीजिए। और एक बार रिवीजन क्लास ला दूंगा सभी जो है पेपर का, 2021 का भी डाटा एंट्री वाला करवा लेता हूँ, तो कम से कम 5 पेपर हो जाएगा, एक अमीन पटवारी का सेम हो जाएगा और 2 पेपर इधर, और 5 पेपर मतलब 6 पेपर हो जाएगा टोटल। तो 6 पेपर को आप 2 से 3 बार एनालिसिस कर लेंगे और खुद से 3 बार कर लेंगे, तो आपका जो है सारा चीज़ कंप्लीट हो जाएगा। फिर कॉन्फिडेंस के साथ एग्जाम में जाना और बिंदास होकर एग्जाम लिखना है, ठीक है। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।